Business is same. Telecast a narco analysis tape of Abdul Karim Telgi, the main scamster in the Telgi scam. In that narco tape, स्टैम्प के लाइसेंस के समय मुझे ने खुद बयान में कहा कि उनको उन्होंने 10 लाख रुपए दिए। You challenge at me in the central jail that आप इसको बंद नहीं कर सकते। I will ensure that you remain in the jail. अपराधी को कुछ नहीं होता, बस छोटे मोटे प्यादे को जज के सामने पेश कर दिया जाता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने भारत में करप्शन को एक नया आयाम दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं अब्दुल करीम तेलगी की, जिन्होंने एक नकली स्टाम्प पेपर का बड़ा घोटाला। इस कहानी में है साजिश, धोखाधड़ी और अत्यंत अधिक खुफिया ऑपरेशन का खुलासा। तो जानिए अब्दुल करीम तेलगी की खास कहानी को, जो आपको हैरान कर देगी। हम चाहते हैं आप हमारे साथ इस सफल अपराधी की कहानी का खुलासा करें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म कर्नाटक के बेलगाम जिले में हुआ था। 29 जुलाई 1961 को उनके पिता भारतीय रेलवे में कर्मचारी थे, लेकिन तेलगी के बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया। तेलगी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाकर के फल और सब्जी बेचा करते थे और अपना पढ़ाई वो जारी रखे। उसके बाद वो नौकरी की तलाश में मुंबई चले जाते हैं, जहाँ पर वो कुछ छोटा मोटा काम करते हैं। उसके बाद उसे उस काम से भी धक्के मार के निकाल दिया जाता है। फिर वो एक गेस्ट हाउस में मैनेजर के रूप में काम करते हैं। वहाँ उसे एक लड़की से प्यार होता है और उसका शादी हो जाता है। उसे पैसा कमाना था, इसीलिए वो सऊदी अरेबिया जाता है। वहाँ पे 7 साल रहता है। उसके बाद वो वहाँ से वापस लौटता है। जब अब्दुल फिर से बम्बई पहुँचे तो ऐसे भी दिन थे जब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, खाने के लिए खाना नहीं था। हालांकि अब्दुल की मुलाकात एक ट्रैवल एजेंट से हुई और उन्होंने उसके लिए काम किया। बाद में उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी शुरू की और उसने खाड़ी देशों में काम करने की तलाश कर रहे मजदूर को नकली कागजात बना करके भेजना स्टार्ट कर। इस जालसाजी में वो पकड़े भी गए और फिर वो एक बार जेल चले जाते हैं। जेल के अनुभव के बाद अब्दुल का जीवन पूरी तरह से बदल गया। एक रिपोर्ट के अनुसार 1991 में अब्दुल को धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उसे छोटी जेल में सजा सुनाई गई थी। जेल में अब्दुल की मुलाकात स्टाम्प विक्रेता राम रतन सोनी से हुई, जो कथित तौर पर फर्जी शेयर कागजात के लिए सजा काट रहा था। सोनी ने अब्दुल की दिलचस्पी शेयर मार्केट में कराई और सजा पूरा करने के बाद अब्दुल एक बड़े घोटाले में फंस गया, तेलगी घोटाला। सोनी की मदद से अब्दुल ने स्टाम्प पेपर बनाना शुरू किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कानूनी दस्तावेज की मांग हमेशा अधिक और सप्लाई कम होता है। इस प्रकार तेलगी ने स्टाम्प पेपर प्रिंट करने के लिए नासिक सिक्योरिटी प्रेस से बंद हो चुकी प्रिंटिंग मशीन खरीदी। जैसा कि बताया जाता है कि अगले 6 से 7 साल तक वो नकली स्टाम्प पेपर छापने के लिए मशीन खरीदता रहा। वो स्टाम्प पेपर अक्सर आम लोगों को, बैंक में ब्रोकर को और बीमा कंपनियां को बेचा करता। जिन लोगों को ये नहीं पता कि स्टाम्प पेपर क्या होता है, उन्हें मैं समझा देता हूँ। स्टाम्प पेपर वो कागज होते हैं जो पहले से प्रिंट किए गए होते हैं एंड दे कैरी रेवेन्यू स्टाम्प दैट्स लीगली वैलिड अंडर द इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899। इन स्टाम्प पेपर के 2 प्रकार के होते हैं, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल स्टाम्प। When someone has to pay court fee in civil cases, वो फीस जुडिशियल स्टाम्प के रूप में दी जाती है, क्योंकि कैश और चेक एक्सेप्ट नहीं होते हैं as form of payment. Non-judicial stamp on the other hand are used जब किसी एग्रीमेंट को ड्राफ्ट किया जाता है, जैसे रेंट एग्रीमेंट, गिफ्ट डीड। सरकार स्टाम्प पेपर को एक वेंडर के थ्रू बेचते हैं एंड दे कम इन वेरियस डिनोमिनेशन।
10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए तक के स्टाम्प पेपर आया कर। तेलगी का कारोबार तो बड़े धूम से चल रहा था। इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बैंकर्स और सरकार के भी कई लोग शामिल थे। तो आखिर इनका खुलासा कैसे हुआ? सब लोग तो मिले हुए थे। कहा ऐसा भी जाता है कि छोटे से छोटे कर्मचारी से लेके बड़े से बड़े पुलिस अफसर तक इसमें मिले हुए थे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कहा जाता है कि वो पुलिस को हफ्ता नहीं देते थे, वो पुलिस को सैलरी पर रखते। आखिर कैसे हुआ इस काम का खुलासा? यह भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक माना जाता है। इसका आरंभ हुआ एक ऐसे आदमियों की गिरफ्तारी हो जाने के बाद जिन्होंने नकली स्टाम्प पेपर को पहुंचाने का काम किया था। ये 2 आदमी 19 अगस्त 2000 को बेंगलुरु से कर्नाटक एक सूचना के आधार पर गिरफ्तार किए गए थे। जांच के दौरान इन आदमियों ने ये बात खुलकर कह दी कि ये एक नेटवर्क वाले नकली दस्तावेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिनका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि बेंगलुरु के विभिन्न हिस्सों में छापामारी हुई। छापामारी के दौरान पुलिस ने नकली स्टाम्प पेपर और अन्य कानूनी दस्तावेज बरामद किए, जिनके मूल्य 900 करोड़ रुपए से अधिक था। इसके बाद जांच में अब्दुल करीम तेलगी का नाम सामने आया, लेकिन 2000 में वो बस एक फरार संदिग्ध थे। उसके खिलाफ कोई भी सबूत अभी तक पुलिस को इकट्ठा नहीं हुआ। पुलिस को सूचना मिलती है और नवंबर 2021 को बेंगलुरु पुलिस की एक टीम उसे गिरफ्तार कर ली। पहले जांच के दौरान तेलगी ने दावा किया था वह एक बड़े स्कैम का छोटा सा हिस्सा थे, जिसमें सियासी और सरकारी अधिकारी शामिल थे। इसके बाद सरकार ने एक विशेष टीम बनाने का फैसला किया। तेलगी से पूछताछ के दौरान इंस्पेक्टर ने बताया कि वो एक बहुत ही शातिर और समझदार खिलाड़ी थे। वो साफ साफ कोई चीज का जवाब नहीं देते थे। सबूत दिखाने पर उसे वो नकार देते थे। इसमें पुलिस को बहुत ही अनसमझ हो रही थी कि आखिर इसे पकड़ा कैसे जाए, इसके खिलाफ सबूत कैसे इकट्ठा किया जाए। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब पुलिस तेलगी के खिलाफ सारी सबूत इकट्ठा कर लेती है और फिर उसे कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट उसे 30 साल की सजा सुनाती है। 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाला इंसान 30 साल के लिए सजा काटता है। सजा काटने के दौरान ही उसकी मौत हो जाती है। 2017 में वो बेंगलोर के एक अस्पताल में आखिरी सांसें लेता है।